ब्रेन, हाइंड ब्रेन आ गया। अब इसके बाद जब फिशेज आया, फिश तो और डेवलप हुआ। हालांकि फिश में ऑल्फैक्टरी लोब नहीं है जो स्मेल का काम है, क्योंकि फिशेज डू नॉट परफॉर्म स्मेल, तो वहाँ ऑल्फैक्टरी लोब नहीं है, लेकिन बाकी ऑप्टिक लोब्स और सेरेब्रम ये सब आया। फिर टेट्रापोडा में पहला एम्फीबिया आया, तो एम्फीबिया में और विकसित हुआ, फिर डेवलप होता चला गया रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फाइनली मोस्ट डेवलप्ड इन मैमल्स, और मैमल में भी सबसे ज्यादा विकसित ह्यूमन में। तो हम लोग बार बार इस चीज को डिस्कस करते हैं, इवोल्यूशन में भी पढ़ा है कि इवोल्यूशन इज ऑलवेज अ गोल डायरेक्टेड फिनोमेना, यानी कोई भी अगर विकास या इवोल्यूशन होता है तो उसका एक मकसद होता है। बिना मकसद के हैफाजार्डली इधर उधर दाएं बाएं इधर से कोई चेंज नहीं आएगा। जब भी चेंज आएगा तो एक पर्टिकुलर मकसद पर्पस से आएगी, और वो जो पर्टिकुलर पर्पस है अभी अभी इवोल्यूशन में एनिमल्स में, वो है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, पर्टिकुलरली द सेरेब्रम। यानी अभी जो इवोल्यूशन हो रहा है वो ब्रेन में हो रहा है, ब्रेन के भी सेरेब्रम में हो रहा है। इसलिए जिसका सेरेब्रम जितना विकसित होगा वो उतना इवॉल्व्ड एनिमल होगा। और हम लोगों का सेरेब्रम ह्यूमन में इट इज द मोस्ट इवॉल्व, जो आगे पढ़ेंगे सब चीज का स्ट्रक्चर फंक्शन, दैट्स व्हाई वी आर द मोस्ट इवॉल्व्ड एनिमल ऑन द अर्थ। तो हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ा तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता चला गया। तो अब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसको संभालने करने के लिए नर्वस सिस्टम को भी डेवलप होना पड़ा। इसलिए सीधी सी बात है, जितना सिंपल एनिमल होगा नर्वस सिस्टम सिंपल होगा, जितना इवॉल्व होगा तो उतना इवॉल्व होगा। अब सिर्फ जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता गया, इवोल्यूशन आगे बढ़ता गया, सिस्टम थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होते गए, तो अब नर्वस सिस्टम के अकेले बस की बात नहीं थी कि वो सारे कोऑर्डिनेशन या सारे समन्वय को वो खुद कंट्रोल कर ले या खुद उसको स्थापित कर ले। अब उसको एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ी, और ये असिस्टेंट पहली बार डेवलप हुआ इंसेक्ट में। इंसेक्ट में आगे जब आर्थ्रोपोडा पढ़ाएंगे, कॉकरोच पढ़ाएंगे, ऑनलाइन में भी पढ़ाएंगे, ऑफलाइन में भी पढ़ाएंगे। 12th के बैच में तो ऑफलाइन होगा, टारगेट में ऑनलाइन पढ़ाएंगे, या हो सकता है समय मिलेगा तो ऑफलाइन भी होगा। और ऐसे भी एक चीज बता दें कि जनवरी में अपडेट हम देंगे। जनवरी मतलब मिड जनवरी के बाद ही, 15 जनवरी के बाद ही क्रैश कोर्स हम करेंगे जूलॉजी का। अब सभी लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना है तो बेस्ट है ऑनलाइन में, क्योंकि जो कौन कहाँ रहेगा, कौन आएगा नहीं आएगा, तो कम से कम ऑनलाइन में आप कर सकते हैं। तो उसमें क्रैश कोर्स करेंगे जिसमें सारा टॉपिक को, जूलॉजी का सारा टॉपिक को आपको फिर से बताएंगे, सारा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह भी देखा जाएगा। वो प्रोसेस करेंगे जनवरी से, 15-20 जनवरी के बाद वो कवर कर देंगे। तो खैर उसमें भी होगा। तो अभी कई बार पढ़ेंगे कॉकरोच और फ्रॉग भी। कॉकरोच फ्रॉग से भी क्वेश्चन रहता है, 3 क्वेश्चन तो मॉर्फोलॉजी से रहेगा। एनीवे, तो जब हम लोग कॉकरोच या इंसेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक ग्लैंड है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड। प्रोथोरेसिक ग्लैंड नाम ही है ग्लैंड का, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, और वो कनेक्टेड होता है ब्रेन से। ब्रेन के जिस पार्ट से कनेक्टेड होता है उसको कहते हैं कॉर्पोरा एलाटा। कॉर्पोरा एलाटा, इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन इन इंसेक्ट के ब्रेन का 2 हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये अगर इंसेक्ट का ब्रेन है तो इसमें 2 पार्ट है, ये कॉर्पोरा एलाटा, ये कॉर्पोरा कार्डियाका, और दिस वन इज कॉर्पोरा एलाटा। 2 भाग है। हम लोग में 3 भाग है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और इंसेक्ट्स में इंक्लूडिंग कॉकरोच ब्रेन में 2 पार्ट है। कॉर्पोरा कार्डियाका, नाम से भी आप कुछ समझ गए होंगे, कार्डियाका है तो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है और जितना भी एलिमेंट्री कैनाल वगैरह का फंक्शन को। और ये दूसरा है कॉर्पोरा एलाटा। इसी कॉर्पोरा एलाटा से कनेक्टेड होता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड। कॉर्पोरा, इसी कॉर्पोरा कार्डियाका से, ये कॉर्पोरा कार्डियाका, दिस इज कॉर्पोरा एलाटा,
और कॉर्पोरा एलाटा से कनेक्टेड होता है प्रोथोरैसिक ग्लैंड। एंड प्रोथोरैसिक ग्लैंड इज एक्चुअली द एंडोक्राइन ग्लैंड। पहली बार एंडोक्राइन ग्लैंड अगर कहीं पे आया तो डेट वाज इन इंसेक्ट। हम लोग तो पढ़ते हैं, बहुत पढ़ा भी है कि हम लोगों में 10 तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, ओवरी, टेस्टिस, प्लेसेंटा, ऑल आर endocrine gland. Endocrine glands means they release hormones. हार्मोन रिलीज करने वाला ग्लैंड है एंडोक्राइन। अंतःस्रावी ग्रंथि, इसमें डक्ट नहीं होता है, नली नहीं होता है, ये अपना हार्मोन डायरेक्टली रिलीज करता है ब्लड में। तो पहली बार ये एंडोक्राइन ग्लैंड आया इंसेक्ट में, जिसका नाम है प्रोथोरैसिक ग्लैंड, और ये कनेक्टेड होता है कॉर्पोरा एलाटा से। इट इज कनेक्टेड टू कॉर्पोरा एलाटा, और इससे 3 हार्मोन रिलीज होता है। दिस प्रोथोरैसिक ग्लैंड रिलीजेस 3 हार्मोन। फर्स्ट इज द ग्रोथ हार्मोन, which is also growth hormone, which is also called molting hormone. Molting, MOULTING, molting, molting कहा जाता है चेंज को, तो पढ़ाएंगे भी कॉकरोच में। तो ग्रोथ हार्मोन और मोल्टिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन है इकडाइसोन, और तीसरा हार्मोन है फेरोमोन। पहले फेरोमोन की बात कर लें। फेरोमोन्स आर एक्टो हार्मोन। एक्टो हार्मोन कहने का मतलब है कि बाहर रिलीज होता है, बॉडी के बाहर। बाहर कहाँ रिलीज होगा? एयर में। तो फेरोमोन्स आर एक्टो हार्मोन, और ये एयर में रिलीज होता है। फेरोमोन इज स्पीसीज स्पेसिफिक, यानी हर जाति के इंसेक्ट का फेरोमोन खास तरह का होता है। PHEROMONE लिखा भी हुआ है इसमें असाइनमेंट पे। तो हर इंसेक्ट का, हर जाति के इंसेक्ट का एक खास तरह का फेरोमोन होगा, वो दूसरे इंसेक्ट के फेरोमोन से मैच नहीं करेगा। तो फेरोमोन का काम होता है कम्युनिकेशन। हालांकि किताब वगैरह में लिखता है सेक्स अट्रैक्टिव। सेक्स अट्रैक्टिव इसलिए कि अगर कोई मेल इंसेक्ट फेरोमोन रिलीज किया एयर में, तो 10 किलोमीटर की दूरी में कोई भी फीमेल इंसेक्ट होगी तो वो उसकी ओर अट्रैक्ट होगी। तो इसलिए इसको कहा गया सेक्स अट्रैक्टिव, फेरोमोन्स को। लेकिन हम कहते हैं इसको कम्युनिकेटिंग सेक्स, यानी ये नहीं है कि सिर्फ सेक्स के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए वो अट्रैक्ट कर रहा है, इसका कई पर्पस है। जैसे मधुमक्खी, उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे, हनी बी भी बता देंगे, क्वेश्चन उससे भी रहता ही है। तो हनी बी जब हम लोग पढ़ेंगे तो हनी बी में 3 ग्रुप होता है। क्वीन होती है, रानी मधुमक्खी। दूसरा ड्रोन्स होता है, जो मेल है, उसका काम सिर्फ रिप्रोडक्शन करना, मैटिंग करना है क्वीन से। और तीसरा ग्रुप होता है वर्कर्स। वर्कर्स आर स्टेराइल फीमेल, वो फीमेल है बट वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। तो ये जो वर्कर्स हैं कई तरह के, अलग अलग। अब जैसे कोई हाइव बना रहा है, मधुमक्खी का छत्ता हाइव बना रहा है, तो उसको बिल्डर कहते हैं। कोई दूर दूर तक जा रहा है पॉलन ग्रेन्स और नेक्टर के तलाश में, तो उसको कहते हैं सर्चर। सर्चर जब लौट के आता है तो फिर अपने कुलिक्स को, अपने साथी को बताता है कि कहाँ पे पॉलन ग्रेन्स और नेक्टर है, तो उसको लाने के लिए फिर जाता है कलेक्टर। अब सोचिए, सर्चर का काम है कि वो सर्च करके बता रहा है कि वहां पे है, इतनी दूरी पे है, इस डायरेक्शन में है। अब वहां जाने का काम और उससे कलेक्ट करके लाने का काम, पॉलन ग्रेन्स और नेक्टर का ये काम होता है कलेक्टर का। अब उसके बाद फिर पॉलन ग्रेन और नेक्टर को मिक्स करती है, फिर अपने माउथ में डालेगी, सलाइवा का एक्शन होगा, तो वो डेवलप होने लगता है हनी में। वो सब डिटेल बताएंगे। उसी तरह सोल्जर्स हैं। अब अगर कहीं मधुमक्खी का छत्ता और आप जाइएगा ऐसे उससे हनी निकालने के लिए, तो अटैक कर देगा। तो जो अटैक करता है वो बी, वो कैसा, वो सोल्जर्स है, सिपाही है, उसका काम है सुरक्षा देना। देन हाइव को अंदर से साफ करना। उसमें देखिएगा छोटा छोटा हेक्सागोनल चैम्बर्स होता है, हनी चैम्बर्स है, तो उसका साफ सफाई भी करना। तो वो काम होता है क्लीनर्स का। अब
उस छोटे छोटे चैम्बर में उसका लार्वा है, एग है, बच्चा डेवलप हो रहा है, उसका भी देखभाल करना है। तो ये काम होता है नर्स का, जो बच्चे का देखभाल करती है। हाइव का टेम्परेचर बढ़ता है, हाइव का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा तो हनी का फॉर्मेशन नहीं होगा। हनी के फॉर्मेशन के लिए एक डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए कुछ वर्कर्स होता है जो अपने विंग को मूव कराता है, अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कराएगा, उसको फैनर्स कहते हैं। पंखा जैसे करना होता है, वो हवा करता है, उसे कूल करता है हाइव को। तो आप सोचिए कितना सिस्टम है, कितना अच्छा उसमें डिवीजन ऑफ लेबर है कि कोई प्रोटेक्शन कर रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है, कोई बच्चे का देखभाल कर रहा है, कोई हनी और कोई पॉलन ग्रेन और नेक्टर को ढूंढ रहा है, कोई उसको ला रहा है। तो ये सारा काम। तो अब देखिए, किसी एक वर्कर को अगर आप मार दीजिए, कोई मधुमक्खी आ गया रूम में या कहीं भी, आप उसको मार दीजिए, और अगर कहीं दरवाजा खिड़की खुला हुआ है तो थोड़ी देर में बहुत सारा मधुमक्खी वहां आ जाएगा। बंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन खुला है तो अटैक कर देगा। तो कैसे उसको पता चलता है कि उसका कोई साथी खतरे में? जैसे ही उसका कोई साथी खतरे में आएगा, वो फेरोमोन रिलीज करेगा, और वो फेरोमोन डिटेक्ट करेगा उसका ग्रुप मेंबर्स, उसका साथी, और उसकी मदद के लिए दौड़ाएगा। तो यहाँ तो सेक्स अट्रैक्टेंट का काम नहीं है, यहाँ तो प्रोटेक्शन के लिए आ रहा। चींटी देखिए एक लाइन में चलती है, चींटी भी इंसेक्ट है, तो चींटी एक लाइन में चलती है। अगर चींटी का लाइन को तोड़ दीजिएगा तो फिर देखेगा थोड़ी देर में फिर वो उसी लाइन पर चलना शुरू करेगी। तो आखिर कैसे? यहाँ तो लोग जाते हैं भीड़ में तो भुला जाते हैं, एक का हाथ छूटा तो हो जाएंगे मेला में। तो चींटी कैसे चल रही है एकदम एक लाइन में सीधे? उसका कारण है कि हर एंट फेरोमोन रिलीज करता है, और उस फेरोमोन को डिटेक्ट करके दूसरा एंट उसके पीछे जाता है, तो एक लाइन बन जाता है। तो ये जो फेरोमोन्स है, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम प्रोथोरैसिक ग्लैंड, लेकिन इसको न्यूरो हार्मोन कहते हैं। जैसे हम लोग एंडोक्राइन में पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन से आता है पोस्टीरियर लोब, ये हाइपोथैलेमस से आता है इनटू द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। हम लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है वो दो न्यूरो हार्मोन रिसीव करता है ब्रेन से, सुप्रा ऑप्टिक और पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई यानी एग्रीगेशन ऑफ साइटोन, वो हाइपोथैलेमस में है। वहां से दो न्यूरो हार्मोन रिलीज करता है, एक तो ऑक्सीटोसिन जो स्विफ्ट चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म में मदद करेगा, और दूसरा है वैसोप्रेसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच जो किडनी में डीसीटी में वाटर को एब्जॉर्ब कराएगा। तो ये न्यूरो हार्मोन, यहाँ भी आप देख रहे हैं फेरोमोन जो रिलीज किया, इट इज ऑल्सो न्यूरो हार्मोन। ये रिलीज होता है कॉर्पोरा एलाटा से और इकट्ठा होता है प्रोथोरैसिक ग्लैंड में, और यहाँ से रिलीज हो जाता है बाहर। एक तो फेरोमोन। अब दूसरा हार्मोन है इक्डाइसोन, which helps in ecdysis। अब ecdysis क्या होता है? देखिए, जैसे कोई भी इंसेक्ट है, किसी भी इंसेक्ट को आप देखिए, कॉकरोच भी है, तो उसके बॉडी के ऊपर बाहर एक हार्ड कवर होता है, काइटिन का बना हुआ है। एक हार्ड कवर है, काइटिन का है, जिसको एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं, क्यूटिकल भी कहते हैं। तो मान लीजिए कोई कॉकरोच है, कोई भी इंसेक्ट है, उसके बॉडी के बाहर ये क्यूटिकल है, ये दिस इज द क्यूटिकल, ये काइटिन का बना हुआ है, डेड है। अब जैसे कॉकरोच वगैरह का बच्चा देखिएगा, कॉकरोच का जो बच्चा होता है उसको निम्फ कहते हैं, डुप्लीकेट होता है, एडल्ट के जैसा ही होता है, सिर्फ साइज छोटा होता है और सेक्सुअली इमैच्योर्ड होता है। तो फीमेल कॉकरोच जब अंडा देती है तो उससे ये निम्फ बाहर आते हैं, छोटा छोटा बच्चा, 8 निम्फ आता है। एक अंडा जब डेवलप होगा ऊथी का, उसे 8 निम्फ डेवलप होता है। कैसे बताएं? तो निम्फ जो आता है, कॉकरोच का छोटा बच्चा कहीं देख लीजिएगा, कहीं भी होगा, और ज्यादातर तो रहता है जहाँ डैम्प
प्लेसेस या अंधेरा है, जैसे बाथरूम वगैरह में, सिंक में हो, कहीं भी हो, या वेयर हाउसेज या कहीं अनाज वनाज रहता है वहाँ मिलता है। तो छोटा जो बच्चा होता है उसका बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कॉकरोच, सिर्फ सेक्सुअली मैच्योर, तो उसको निम्फ कहते हैं। और डेवलपमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में निम्फ है। एनीवे, तो मान लीजिए कि ये कोई निम्फ है और उसका बॉडी कवर्ड है ये डेड एक्सोस्केलेटन, काइटिन का बना हुआ है एक्सोस्केलेटन, उससे कवर्ड। अब निम्फ का साइज तो बढ़ाना है, निम्फ को तो बड़ा होना है, तो बड़ा होने के लिए तीसरा ग्रोथ हार्मोन ये रिलीज करता है, प्रोथोरासिक ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, जिसको मॉल्टिंग हार्मोन कह रहे हैं। तो ग्रोथ हार्मोन और मॉल्टिंग हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द प्रोथोरासिक ग्लैंड। ये भी न्यूरो हार्मोन, ये भी आ रहा है कॉर्पोरा एलाटा से। तो ग्रोथ हार्मोन एक्ट करेगा निम्फ के बॉडी के ऊपर, लेकिन कुछ होगा नहीं, इसलिए कि बॉडी कवर्ड है इस डेड काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। इसलिए अगर ग्रोथ हार्मोन को काम करना है तो पहले इस एक्सोस्केलेटन को हटाना होगा, बॉडी के ऊपर से इसको रिमूव करना होगा। और इसको रिमूव करने का काम करता है इक्डाइसोन, रिमूवल ऑफ द काइटिनस एक्सोस्केलेटन, periodic removal of chitinous exoskeleton from the body wall is performed by the hormone ecdysone. It is neurohormone also released from corpora elata. तो जैसे ही इक्डाइसोन रिलीज होगा ये इसको एक्सोस्केलेटन को हटा देगा, तो अब उसका अंदर का सॉफ्ट टिश्यू एक्सपोज हो गया, सामने आ गया, तो अब उस पर ग्रोथ हार्मोन एक्ट करेगा, तो इसका साइज बढ़ेगा। लेकिन साइज के बढ़ने के दौरान फिर से एक्सोस्केलेटन डेवलप हो जाएगा इस पर, और जैसे ही एक्सोस्केलेटन डेवलप होगा फिर साइज का बढ़ना रुक जाएगा। तो एक बार जब एक्सोस्केलेटन को हटाया, कौन हटाया? इक्डाइसोन, और उस पर फिर एक्ट किया ग्रोथ हार्मोन, मॉल्टिंग हार्मोन, तो बॉडी का साइज बढ़ा। लेकिन इसी बीच फिर एक एक्सोस्केलेटन आ गया, तो एक बार जब रिमूव किया गया और साइज जब बढ़ा तो उसको वन माउथ कहते हैं। अब दोबारा फिर ग्रोथ हार्मोन का एक्शन होने के लिए फिर जरूरी है कि इक्डाइसोन को हटाए, तो इट इज सेकेंड माउथ। तो इस तरह से कई माउल्टिंग होता है, फिर इनसे द निम्फ बिकम्स एडल्ट, वो सब बताएंगे। तो मामला यह है कि आप समझ गए, फेरोमोन्स कम्युनिकेटिंग सिग्नल है, ये इक्डाइसोन helps in ecdysis, ecdysis यानी periodic removal or shedding of the chitinous exoskeleton from the body, so that growth hormone may act. तो ग्रोथ हार्मोन जब एक्ट करेगा तो साइज बढ़ेगा, तो इसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब मामला है कि तीनों हार्मोन जो आया है वो कहां से आया है? वो आया है कॉर्पोरा एलाटा से, एंड कॉर्पोरा एलाटा इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये जो अरेंजमेंट है कि जहां पे कि एंडोक्राइन ग्लैंड इज कनेक्टेड टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, एंड द फर्स्ट टाइम इट डेवलप्ड इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। इसके बाद तो इसकी जरूरत किस लिए पड़ी कि नर्वस सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो सारा काम खुद करे, उसको एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ी, और वो असिस्टेंट डेवलप हुआ एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको केमिकल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम कहते हैं। बट बोथ दीज टू सिस्टम्स, कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स, आर इंटीग्रेटेड, एंड हाईएस्ट सीट ऑफ इंटीग्रेशन इन आवर बॉडी इज द हाइपोथैलेमस। आगे बताएंगे, ब्रेन का हाइपोथैलेमस जो डायंसेफ्लॉन का वेंट्रल साइड है उससे कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, अरेंजमेंट है न्यूरो एंडोक्राइन, और यहाँ भी आप देख रहे थे न्यूरो एंडोक्राइन। तो जब एंडोक्राइन सिस्टम आ गया तो बहुत सारा काम को संभाल लिया। अब जो इंपॉर्टेंट काम है जहां पे तुरंत रिस्पांस की जरूरत है, तुरंत रिस्पांस देना, वो काम चला गया नर्वस सिस्टम के पास। अब इमीडिएट रिस्पांस देना है, तुरंत अगर स्टिमुलस रिसीव किया तुरंत रिस्पांस दिया तो नर्वस सिस्टम। लेकिन जहां पे डिलेड रिस्पांस है, देर तक डेवलप कुछ होता रहे फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें इन्वॉल्व हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे ग्रोथ है, अब ग्रोथ हार्मोन एक्ट कर रहा है, बॉडी धीरे धीरे बढ़ रहा है, या कोई भी थायराइड है अपना डेली अपना काम कर रहा है, तो हर हार्मोन का काम है कोऑर्डिनेशन का
लेकिन ये स्लो कोऑर्डिनेशन करता है, जबकि नर्वस सिस्टम फास्ट कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नर्वस सिस्टम में मैसेजेस आर इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस यानी बायोइलेक्ट्रिसिटी। एंडोक्राइन सिस्टम में इंफॉर्मेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स व्हिच आर कॉल्ड हार्मोन्स। नर्वस सिस्टम में इम्पल्स या बायोइलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट वहीं जाता है जहां उसकी जरूरत है। एंडोक्राइन सिस्टम में ये पूरे बॉडी में ब्लड के साथ घूमता हुआ वहां पहुंचता है। तो इसलिए नर्वस सिस्टम का एक्शन क्विक होता है, लोकलाइज्ड होता है। जहां पे उसको काम करना वहीं पे काम करेगा। और एंडोक्राइन सिस्टम पूरे बॉडी में मूव करता हुआ जाएगा, तब तक समय भी ज्यादा लग जाएगा, उसकी क्षमता एफिशिएंसी भी घट जाएगी, और हो सकता है कि थोड़ा लोकलाइजेशन भी है, यानी साइट ऑफ एक्शन भी थोड़ा इधर उधर हो जाए। तो खैर जो भी है, दोनों सिस्टम इंटीग्रेटेड है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। लेते हैं, फिर आगे अब नर्वस सिस्टम पे बात करेंगे।